गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा मैग्नेटिज्म का पूरा एक सीरीज चल रहा है। तो अगर आप नए व्यूवर्स हो, चैनल पे नए हो, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर आप आईआईटी की या नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज अपन बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एक आपके पास सपोज बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, जैसा कि जानते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, और इनसाइड दी मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ से ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से यहाँ पे आउटवर्ड। सिमिलरली कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती तो हैं इन्फिनिटी पे। अगर यहाँ पे बात करें तो इन्फिनिटी से इस तरीके से ये इन्फिनिटी को निकल जाती है। सिमिलरली कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी इन्फिनिटी पे आ रही है, इन्फिनिटी से। और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है साउथ से नॉर्थ, इनकी डायरेक्शन हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। कैसी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप। तो इस तरीके से आपके पास ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न होता है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ को इंटर करती हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो आपको एक पोल स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, अगर किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक में जो पोल स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। जैसे आपने मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट पढ़ा है ना, डायपोल मोमेंट P इंटू डी पढ़ा है, या P बराबर Q इंटू 2L पढ़ा है। अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या पढ़ा है? Q इंटू 2L। तो यहाँ पे Q के जगह पे पोल स्ट्रेंथ M होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये M इंटू डी होता है, वेयर डी इज दी सेपरेशन बिटवीन, ये आपके पास पोल स्ट्रेंथ, ये माइनस एम होता है, ये प्लस एम होता है। वहाँ पे आपने पॉजिटिव से निगेटिव पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या है? साउथ टू नॉर्थ होता है। डायरेक्शन क्या होगी पोल स्ट्रेंथ की? साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेट के केस में, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? एम इंटू डी होता है। क्या होता है? एम इंटू डी। लेकिन अगर हम किसी करंट करेंगे कंडक्टर में, हम यही अगर सेम चीज़ बात करें कि करंट करेंगे कंडक्टर है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखा जाएगा, उस चीज़ को समझते हैं। ये तो कहानी रही बार मैग्नेट की। किसकी? बार मैग्नेट की। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा कि अगर सपोज एक लूप है, ये लूप है, इस तरीके से इसमें आपके पास करंट बह रहा है I, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये कौन सा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या है? यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। तो आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इन्फिनिटी को मीट करेंगी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अपवर्ड जाएंगी, यहाँ से ये डाउनवर्ड आएंगी, यहाँ से इस तरीके से सर्कुलर के फॉर्म में, इस तरीके से। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो लूप है, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई करंट I फ्लो हो रहा है, तो इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं यहाँ से और यहाँ से अंदर आ रही हैं, मतलब इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। बेसिकली अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे करंट I है, सब कुछ वही। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या होता है? I इंटू एरिया वेक्टर, I इंटू एरिया वेक्टर। अब बात सर ये है कि एरिया वेक्टर कैसे लिया जाए, क्या लिया जाए?
आई इंटू एरिया, आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर पहले हम सीखते हैं कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसकी यूनिट भी बता सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करें कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे सीखते हैं क्या, वो हम समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कि कोई लूप है, सपोज इस तरीके से कोई लूप है जिसकी रेडियस आर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। कैसी, क्लॉकवाइज करंट, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, आई अगर फ्लो हो रहा है, अगर आई फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक तरीका क्या है कि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स यू एरिया वेक्टर। सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर हम इसमें बात करें कि करंट चल रही है क्लॉकवाइज, कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो इसका मतलब कि 4 फिंगर को क्लॉकवाइज में रोटेट करें, देन थंब विल गिव्स यू एरिया वेक्टर। तो अगर मान लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से ये XY प्लेन में रखा है। कौन सा प्लेन है, XY प्लेन में रखा गया है। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, आई इंटू एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या है, एरिया तो मुझे पता है, एरिया आई, करंट आई, एरिया क्या हो जाएगा, अगर रेडियस आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम विद डायरेक्शन, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे है, कर्ल योर 4 फिंगर देन थंब विल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे किया तो एरिया वेक्टर इनसाइड मतलब अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ। अंदर मतलब आपकी तरफ पॉजिटिव जेड है और इस साइड अंदर की तरफ नेगेटिव है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के कैप। क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आई इंटू एरिया वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई इंटू एरिया वेक्टर। एक कॉन्सेप्ट से और बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास एक स्क्वायर लूप दी जाए। सपोज दिस इज ए स्क्वायर लूप और इसमें करंट इस तरीके से बह रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरीके से एक लूप है जिसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे इसकी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और आपकी तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। आपकी तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, क्या लिखना है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई इंटू एरिया वेक्टर। सिंपल आई इंटू एरिया वेक्टर लिखेंगे। अब आई इंटू एरिया, आई तो मुझे पता है, लेकिन एरिया वेक्टर, कर्ल योर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स यू एरिया वेक्टर। तो कर्ल योर 4 फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ मतलब प्लस के कैप। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसकी साइड ए, ये ए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू ए स्क्वायर इंटू प्लस के कैप। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। ऑलराइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा है। तो अगर एक क्वेश्चन से बात करें कि सपोज ये 3 डायमेंशनल एक इस तरीके से 3D है, 3D में चीज़ें, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया,
ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड। तो मुझे पता है कि अगर एक लूप है 5 मीटर और साइड, तो अगर आपके पास एक लूप है, कितनी लूप 5 मीटर की, 5 मीटर की लूप यहाँ गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर ये 5 मीटर का है, कितना 5 मीटर, और यहाँ पे ये 4 मीटर, ये भी 5 का ही है, इस तरीके से यहाँ पे ये 5 है, ये 5 और ये 5, लेकिन मुझे यहाँ पे ये 37 दिया है, कितना दिया 37। तो मुझे पता है कि 5 अगर ये है, ये वाली साइड 5 है, तो इसका कंपोनेंट इस वाले पे लेंगे। तो मुझे पता है 5 cos 37, 5 cos 37 जो x में वैल्यू आएगी, x एक्सिस में, ठीक। y में क्या वैल्यू आएगी, y में आपके पास यहाँ पे 5 cos 37, और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सपोज ये 5 है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो मुझे पता है, तो यहाँ पे ये सारी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब इस तरीके से 5 है। लेकिन ऐसे माने कि जैसे एक कॉपी है, सपोज एक पेज है, ये सपोज एक पेज है, इसमें इस पेज में ऐसे ये अगर होता, ये 5, ये 5, ये 5, ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे थोड़ा रखा है, ऐसे इस तरीके से लूप है, मतलब थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 37, तो एक्स एक्सिस से ऐसे, ये यहाँ से ये 37, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 cos 37, और ये तो एक आपके पास वैल्यू क्या हो गई, एक्स में आ गया, तो वैल्यू कितना cos 37 आपको पता है, ये अगर ऐसे होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 37, तो cos 37 आपके पास क्या है 4/5, तो यहाँ पे अगर आप 4/5 करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, तो बच्चों ये वैल्यू क्या आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट, इस अगर आप 3 डायमेंशनल में देखें तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाली साइड है, ये तो यहाँ पे ओरिजिन पे लगा है, तो ये वाली साइड कितने पे है, वाई तो अभी वाई तो ये एक्सिस है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब वाई क्या है 0 है, वाई कंपोनेंट क्या है 0। लेकिन जेड कंपोनेंट अगर हम बात करें तो ये 5 है, इसका कंपोनेंट अगर ये 37 है, तो ये वाली साइन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 403, 4,0,3। अच्छा ये y कंपोनेंट इसी पे लिख रहा हूँ, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 0। तो हम लिखते हैं a b c d। तो अब मुझे एरिया वेक्टर चाहिए था, क्या चाहिए एरिया वेक्टर। तो करंट की डायरेक्शन, सपोज अगर ऐसे आपके पास करंट बह रही है इस लूप में करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो बेसिकली मुझे पता है कि इसका जो ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, इस प्लेन से थोड़ा इंक्लाइंड है, तो मुझे पता है कि इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे हो रही, एरिया वेक्टर इधर, मतलब इस सरफेस के नॉर्मल आएगा, इस सरफेस के नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे जा रहा है, मतलब देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो हम एरिया वेक्टर लिख लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होगा, मुझे पता है कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ये होता है स्क्वायर का एरिया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ये तो एरिया हो गया, एरिया वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई आई कैप, आई तो है ही, आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हो तो आई इंटू एरिया विद डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी वो अभी देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगी। पहले हम ये वैल्यू लिखते हैं, आई इंटू ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, ये ए बी वेक्टर हो गया, प्लस ए डी वेक्टर, ए डी मतलब प्लस 5j कैप लिख सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अपने आप इसके ये विद डायरेक्शन ही आ रहा है, चूंकि मैं डायरेक्शन विद आई जे के कैप लिखा हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी आई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्या सीखा है कि आई जे के, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, आपने डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई। तो अगर यहाँ पे देखें जे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे बराबर के, तो 5 चौक 20, 20k कैप,
ऑलराइट 20k कैप। फिर ये वाला इसका हो गया, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर इसका अगर करें k क्रॉस जे बराबर माइनस आई आ रहा है, 5 तिहाई 15 माइनस 15 आई कैप आ जाएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट चल रहे हो ना। अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हो, इसका मतलब के क्रॉस जे कर रहे हो, तो के क्रॉस जे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो माइनस लगा देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट विद डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मुझे पता है कि अगर मैग्नीट्यूड मॉड पूछा जाए तो अंडर रूट ऑफ ax², इसका ax² प्लस ay², तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका मॉडुलस भी बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी जो पूछे वो सब सारी चीज़ें बता सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अगर हम और क्वेश्चन से बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और एक क्वेश्चन से बात करें कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से लूप है, 3 डायमेंशनल में ही एक लूप ऐसी रखी है। सपोज लूप ऐसी रखी है, ध्यान समझिएगा, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये वाली z एक्सिस हो गया। लूप कुछ इस तरीके से रखी है, ऐसे 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 लूप कुछ इस तरीके से है। ऑलराइट, यस। तो आपके पास लूप कुछ इस तरीके से रखी है, 3 डायमेंशनल फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे 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 लूप इस तरीके से रखी है, मतलब x में भी है, y में भी है, z में भी। बेसिकली 2 लूप है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये 3 है, ये 4 है, ये आपके पास 4 है, ये 3 है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है। लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो समझ लेते हैं। करंट ऐसे चली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो करंट कैसे चल रही है? ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से करंट चल रही है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे लूप जो रखी गई वो 2 प्लेन में रखी गई, एक तो एक्स वाई प्लेन में रखी गई और दूसरी एक्स जेड प्लेन में रखी गई। तो इसका करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका ये है कि एक करंट को यहाँ पे मिला दें और एक ऐसे मिला दें, तो ये एक लूप अलग फॉर्म हो जाएगी और दूसरी लूप ऐसे 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 ऐसे। मतलब एक तो लूप कौन सी हो गई? लूप ए बी सी डी ए, एक तो ये लूप हो गई। ये करने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपने इक्वल एंड अपोजिट में आपने वेक्टर ड्रॉ करके इसको लूप को कंप्लीट कर दिया और 2 एक ही प्लेन में हुआ। आपको आसानी क्या हुई कि आपने ये करके ये जुगाड़ लगा करके इसको एक प्लेन में कर दिया। अगर एक प्लेन में हो गया तो आपके लिए आसान बात हो गई। तो लूप क्या बना? ए बी सी डी ए। दूसरा लूप अगर आप ध्यान से देखें, ए डी ई एफ ए, तो 2 लूप बने, लूप ए डी ई एफ ए। तो आपके पास 2 लूप बन गए। तो अगर अब आप देखो, ये 4, ये 3, ये 4, तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो m1 होगा, इसको m1 वेक्टर मान लें। तो m1 वेक्टर की जो वैल्यू है I इंटू A1 एरिया। A1 एरिया की मतलब I इंटू एरिया वेक्टर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो देखो मैंने क्या बताया, कर्ल योर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एरिया वेक्टर बेसिकली कि अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ इस लूप में, तो मैग्नेटिक जो एरिया वेक्टर है वो अंदर जा रहा है। अंदर जाना है मतलब कि अगर ये y है, ये x है, तो अंदर कौन सा प्लेन है? z प्लेन। अंदर z प्लेन मतलब नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आई इसकी? 4 इंटू 3 मतलब 12 माइनस जे कैप। एक तो ये आया m1 वेक्टर, ये क्या था? m1 वेक्टर। ये इसका परपेंडिकुलर, ये अंदर है। ऑलराइट, अगर आप इनमें देखें
ये करंट गई ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें क्या करें, करंट ऐसे देखो इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में करंट ऐसे गई है ऐसे गई है ऐसे गई है ऐसे आई, ऐसे 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 ऐसे, ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, 3 डायमेंशन अगर हम समझें, ये वाला एक्स जेड प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन, बोर्ड जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, जो ये प्लेन है वो अगर सपोज ये एक्स एक्सिस है आपकी तरफ, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये बोर्ड किस में है, एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ये लूप किस में रखा गया, एक्स जेड प्लेन में, तो करंट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो मतलब कि एक्स जेड प्लेन में करंट ऐसे चल रही है, तो मतलब नीचे, नीचे मतलब माइनस जे कैप, तो वैल्यू कितना आ गई, M2 की जो वैल्यू आई, करंट तो सेम ही चल रही है, I इंटू 12 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो अगर आप ध्यान से देखें ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर वेक्टर हैं तो देखते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये क्या कहाँ जा रही, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब जेड में निगेटिव, वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड कितना है 12 के कैप, निगेटिव का मतलब ये अंदर जा रही है, और ये वाली वैल्यू ये नीचे जा रही है ऐसे, वैल्यू कितना 12 जे कैप नेगेटिव, तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम का मॉडुलस क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 12 कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये एक तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 से अगर हम बात करें, समझ में आया ना, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लिया करें और सारी चीज़ें लिख लिया करें। मैग्नेटिक मोमेंट अपन पढ़ रहे हैं। सपोज एक क्वेश्चन से अगर हम कॉन्सेप्ट, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया वेक्टर, सिंपल आई इंटू एरिया वेक्टर। मान लीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन से और बात करें, अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्लियर है तो आप जो है टॉर्क निकाल सकते हो, वो निकालना आसान हो जाएगा टॉर्क में। सपोज ये आपके पास क्या है, एक इस तरीके से आपके पास एक क्यूबॉइड दिया है, क्या दिया है, क्यूबॉइड। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। इस तरीके से कोई फील्ड वेक्टर है, क्या है, फील्ड। मैंने कहा कि अगर आपके पास कि यहाँ पे इस तरीके से कोई एक लूप दिया है, लूप कैसे बनाया उस चीज़ को ध्यान से समझें। लूप यहाँ से चालू किया, यहाँ से यहाँ, लूप यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ आया, लूप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर लूप यहाँ से यहाँ, लूप यहाँ से यहाँ। ध्यान से समझना, लूप कहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो अगर इसको मार्क कर लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बनाया 3 डायमेंशनल। अब इसको करना क्या है सर, ये तो लूप अब तक तो 102 प्लेन में, अब तो ये तीनों प्लेन में हो गया, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एक लूप कंप्लीट करने का तरीका, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें, इसको यहाँ से ज्वाइन करें। ऑलराइट, हाँ अब ठीक है, नाउ इट इज ओके, यस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ये लूप कंप्लीट किया ये वाला, तो सर एक इधर कंप्लीट करे तो एक इधर भी कर लेंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए ना ये।
ये अगर मैं ये लूप कंप्लीट कर रहा हूँ ऐसे गया, तो अगर यहाँ पे लूप कंप्लीट करना है तो एक इधर डालूंगा तो एक इधर डालूंगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये ऐसे करंट आई तो एक लूप हमें इधर डालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक ऐसे डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लूप ऐसे चल रही ऐसे गई है तो इधर वाला ये कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाला डालना पड़ेगा। तो अगर ये वाला डालना पड़ेगा तो इस तरीके से यहाँ पे आ गई। तो अब देखें यहाँ पे सारी लूप्स कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। 3 लूप हैं आपके पास। लूप 1 जो कि ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, लूप 2 ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, दिस इज लूप 2। एंड दिस 3rd लूप ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये तीसरा लूप हो गया। तो इसको तीनों लूप को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये इसका मोमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इन पे पहले चर्चा करते हैं। तो अगर हम m1 की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो अगर साइड A है, ये A है, सारे A क्यूबॉइड है, तो मुझे पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये ट्रायंगल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू A, एरिया कितना हो, एरिया जस्ट हाफ है ना। अगर A² है तो A²/2 सिंपल, एरिया कितना हो जाएगा A²/2, आई इंटू A²/2। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन ये कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन XY प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा है, XY प्लेन। तो अगर मैं ऐसे लूप कर रहा हूँ ऐसे, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे गई ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब अगर मान लें ऐसे तो चल नहीं रही, किधर आएगी, लूप तो ऐसे चल रही ना, ऐसे गई तो लूप ऐसे है, XY प्लेन में लूप ऐसे, यहाँ से, तो इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो वैल्यू क्या है इसकी, नीचे मतलब -j। ऑलराइट, अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पे ऐसे, तो ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन आपके पास कौन सा है, एक्स प्लेन में तो है ही, YZ प्लेन है, कौन सा, YZ प्लेन में रखी गई है, ये Y और इधर वाला Z। YZ मतलब कि अगर लूप ऐसे है, ऐसे लूप इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से लूप, YZ प्लेन मतलब कि अगर ये आपके पास ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और आपकी तरफ Z एक्सिस, तो ये वाली जो लूप रखी गई है ये YZ प्लेन में, YZ मतलब ये वाला, इस वाले प्लेन में, अगर इस वाले प्लेन में जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन जो है, इसमें क्या कैसे चल रही है, ऐसे, तो करंट ऐसे चल रही है, तो इधर जाएगा मतलब +I वाले में जाएगा, किसमें, +I। तो m2 की वैल्यू क्या हो गई, m2 इसको मान लें 2 मान लें, तो m2 बराबर I इंटू वही A²/2 + I कैप। सिमिलरली ये कौन से प्लेन में है, ये अगर हम देखें ये वाला जो फ्रंट वाला है, यहाँ ये Z कांस्टेंट है, तो ये XY प्लेन में है, बेसिकली ये XY प्लेन में है। तो यहाँ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मतलब पीछे मतलब कौन सा, -k कैप। तो वैल्यू क्या आ गई m3 की, पूरा A²I इंटू A² + k कैप, -k कैप, पीछे जाना मतलब -k कैप। तो ये एक तरीका है कि आप 3 डायमेंशनल में चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये तो मतलब ऐसे समझे कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो लूप थी रखी गई थी, एक ही लूप, इसको हमने 3 अलग अलग लूप में बना करके तीनों का अलग अलग वेक्टर लिख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। कौन सा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। समझ में आया। तो अपन बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि एक चीज़ होता है, इसमें पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का बोला जाता है रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ, कोई रेशियो ऑफ लिख ले हेडिंग, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय
रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम टू एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली क्या है कि आपके पास एक सपोज डिस्क है, क्या है, डिस्क। अगर डिस्क का रेडियस r है और उस पर चार्ज q, सपोज बहुत सारे चार्ज होते हैं, बहुत सारे चार्जेज होते हैं, तो मुझे पता है कि अगर ये डिस्क रोटेट हो रही है ओमेगा से, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी I डिवाइडेड बाई टी, Q डिवाइडेड बाई टी। अब T क्या है आपके पास, Q डिवाइडेड बाई टी बराबर टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में मुझे पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो T बराबर हो गया आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब मुझे पता है मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट मुझे निकालना है। अब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही है, किसी वायर में करंट नहीं फ्लो हो रही है, हाँ, लेकिन चार्ज क्या हो रहा है इसमें, अगर ये डिस्क रोटेट हो रही है तो चार्ज क्या होगी, चार्ज यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहूँ, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाह रहा हूँ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब I इंटू ए, तो मुझे पता है I इंटू एरिया, तो I इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, I इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अब I, तो I के बारे में मुझे पता है क्या, Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम जानते हो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है J बराबर आई ओमेगा, क्या होता है, आई ओमेगा। ये आपके पास अगर रिंग है तो रिंग के लिए, अगर ये सपोज रिंग है, एक रिंग रोटेट कर रहे हो, चार्ज Q है, डिस्क नहीं है, सपोज एक रिंग है, रिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ज Q है, तो मुझे पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब ओमेगा के बारे में आपके पास mr ओमेगा स्क्वायर मतलब mr स्क्वायर ओमेगा, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अगर इन दोनों का रेशियो की बात करें तो Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर ओमेगा। देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल होगी, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा एक ओमेगा से कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या बची, Q डिवाइडेड बाई 2m, Q डिवाइडेड बाई 2m। तो ये जो रेशियो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, Q डिवाइडेड बाई 2m। ये रेशियो चाहे आप रिंग के लिए, अभी हम यहाँ पे रिंग रोटेट किए, अगर आप डिस्क रोटेट करेंगे तब भी यही आएगा, स्फीयर रोटेट करेंगे तब भी यही आएगा। तो इसका कहने मतलब ये रेशियो फिक्स होता है, ये रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, जिसको बोलते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम टू एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम टू एंगुलर मोमेंटम हमेशा ये फिक्स होता है Q बाई 2m। तो ये रेशियो कई बार नीट में एग्जाम में पूछा भी गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, Q डिवाइडेड बाई 2m। समझ में आया, ऑलराइट। पॉज करके लिख लिया करें, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मतलब नोट्स बनाने चाहिए आप वहाँ पे लिख लिया करें। अब हम बात कर रहे हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है, बोलते हैं टॉर्क। हेडिंग लिखें, करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन दी करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप लिखिए,
टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप। तो टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप में पहली चीज़ तो ये सीखेंगे टॉर्क कैसे लगेगा। टॉर्क मतलब अगर फोर्स तो निकालना सीख लिया, फोर्स आपको करंट चार्ज के फ्लो होने की वजह से फोर्स पढ़ाया हूँ और करंट के भी फ्लो होने से फोर्स पढ़ाया हूँ। याद करो एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी पढ़ाया हूँ, एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी। और दूसरा मैंने आपको चीज़ें क्या बताई है, एफ एम बराबर आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर मान लें कि एक हमारे पास लूप है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक इस तरीके से आउटसाइड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, आउटसाइड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बी है। अगर मान लें कि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप रख दिया, मैंने क्या रख दिया, एक लूप रख दिया, करंट कैरिंग लूप। कौन सी, करंट कैरिंग लूप रख दिया। इस तरीके से हमने क्या रख दिया, करंट कैरिंग लूप। ऐसे मान लें कि सर ये हमने क्या है, करंट कैरिंग लूप रख दिया, इस तरीके से डायरेक्शन ऊपर कर ले, ऑलराइट। तो डायरेक्शन इस तरीके से मैंने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, ए बी सी डी। अब मुझे पता है कि इसका होगा क्या, अगर ए बी सी डी है, साइड ए है, स्क्वायर लूप मान लें, से स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे, लो स्क्वायर बना दिया। तो एक स्क्वायर लूप है, क्या है, स्क्वायर। तो देखते हैं फोर्स क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक जो मोमेंट लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो लगेगा वो क्या लगेगा, आई इंटू एरिया वेक्टर। आई तो बह रहा है करंट, आई इज फ्लोइंग इन दी लूप, इसकी वजह से एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या होगी, अगर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे ऐसे है, मतलब एरिया वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, ये एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, आपकी तरफ। कहने का मतलब क्या है कि आपके तरफ एरिया वेक्टर आ गया, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। कहने का मतलब अगर ये ऐसे जा रही है तो एरिया वेक्टर आपकी तरफ है। तो पहले ये एरिया वेक्टर आ गया, क्या आ गया, एरिया वेक्टर। तो सर इसमें फोर्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा, लूप तो ये है, लूप चालू हुई सपोज ए से बी, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो इसमें आपने फोर्स, इस वायर में फोर्स किधर लगेगा ये पहले एनालिसिस करते हैं। फोर्स क्या होता है, अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो आपने फोर्स पढ़ा है आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही पढ़ा है, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब कि यहाँ पे ये ए क्रॉस बी, देखो डी एल वेक्टर इस साइड, बी वेक्टर आपकी तरफ, तो फोर्स लगा नीचे, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे एफ एम। यहाँ पे डी एल वेक्टर इधर, डी एल किधर है, ऊपर है, डी एल ऊपर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब मुझे हाथ ऐसा करना पड़ेगा, तो फोर्स लगेगा इस साइड। तो ये है एफ एम। यहाँ पे अगर ये डी एल वेक्टर है, डी एल इस साइड, डी एल इधर, लेकिन मुझे ऐसे करना पड़ेगा, डी एल क्रॉस बी, बी आपकी तरफ, तो फोर्स लगा ऊपर, ये है एफ एम। अब यहाँ पे अगर हम देखें, डी एल है नीचे, डी एल इज डाउनवर्ड, लेकिन डी एल तो नीचे है लेकिन बी इधर, तो फोर्स लगा इधर, फोर्स लगा इधर, एफ एम। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, ये वाला फोर्स बराबर है। तो नेट फोर्स ऑन दिस लूप एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, एफ नेट क्या हो गया, जीरो। लेकिन इस लूप को अगर मैं क्या करूं कि अगर मान लिए कि थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो देखते हैं क्या इसमें टॉर्क लगती है। एक्चुअली होगा क्या
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो एफ नेट बराबर 0। अभी यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की वैल्यू पूछूँ तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ टाउ की वैल्यू क्या हो गई, टाउ नेट भी क्या हो जाएगा, टाउ नेट बराबर 0, क्योंकि सारी ये वाली इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों का भी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो सर सब नेट एफ नेट क्या हो जाएगा। आप टॉर्क क्या पढ़े हो, टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू फोर्सेज, जो दो फोर्सेज हैं। सपोज आप टॉर्क क्या होता है कि अभी यहाँ पे देखें ये एक पेज है, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, ये इसको इधर खींच रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इस लूप को मैंने रोटेट कर दिया इन दी मैग्नेटिक फील्ड, होगा क्या, अगर इस लूप को रोटेट किया हूँ तो ये तो ठीक है, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे इसकी अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फोर्स जो है वो अपनी तरफ इधर खींचेगा, ये वाला इधर, तो ये इस तरीके से लूप क्या होगी, रोटेट होगी। मतलब मैं अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप को रख दूं, किसी भी लूप को रख दिया, सपोज ये मैंने लूप रख दिया ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, और उसको क्या किया कि रोटेट कर दिया, रोटेट करके छोड़ा, तो अगर वो ऐसे उसकी टॉर्क डायरेक्शन ऐसे ही, वो क्या उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना चाहेगा। अगर उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना चाह रहा है, मतलब वो लूप क्या है, स्टेबल है, वो लूप क्या है, स्टेबल है, ऑलराइट। लेकिन अगर जो है लूप रख के छोड़ा और उस डायरेक्शन में नहीं आ रही है, तो वो लूप क्या है, अनस्टेबल है। ये दो बातें समझेंगे, स्टेबिलिटी की भी कंडीशन बता रहा हूँ और टॉर्क कैसे लगेगा ये भी बता रहा हूँ। होगा क्या, मैंने लूप को रोटेट किया विद द एंगल ऑफ थीटा, ऐसे लूप को ऐसे रोटेट किया, ऐसे लूप को मैंने ऐसे रोटेट किया, ध्यान समझना। ये आपका लूप जो ऐसे रखा था, मैंने थीटा एंगल इधर क्या किया, रोटेट कर दिया इसको विद द एंगल ऑफ थीटा। अगर ऐसे रखा था तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे। अब लूप आपकी ये हो गई, लूप आपकी ये हो गई। अब तो अगर लूप अभी भी करंट ऐसे ही इसमें चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, करंट ऐसे ही चल रही है, लेकिन लूप को थीटा एंगल मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर मैंने रोटेट किया है, इसका मतलब क्या है कि अब इस पर क्या क्या लगेंगे, क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, क्या लगेगा वो समझते हैं। तो अभी भी यहाँ पे ये वाला जो है ये इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स लगेगा वो अब क्या लगेगा कि अगर इसका टॉप व्यू बनाएं, कौन सा व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखें तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टॉप व्यू में अगर ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, टॉप व्यू अगर इसको देख रहे हैं ऐसे, अभी ऐसे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कट जा रहे थे, लेकिन मैंने इस लूप को ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, इस तरीके से लूप को क्या किया, रोटेट किया। तो अगर लूप को रोटेट किया, अब इसमें फोर्स कैसे लग रहे हैं, लग तो इतना ही रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू एल की जगह ए इंटू बी, और ये आपके पास फोर्स यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आई एल इंटू बी, और एंगल क्या है अभी यहाँ से ओरिजिनल एंगल से थीटा। तो अगर इसका लूप का ये वाली जो दूरी है वो ए है, तो मुझे टॉर्क की जो वैल्यू मिलेगी, टॉर्क बराबर फोर्स आर वेक्टर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ए कॉस थीटा। तो ये ए है टोटल, अगर लूप का एरिया ए है, लेंथ ए है, तो ए अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या हो गया, ये वाला ए कॉस थीटा, तो ये, लेकिन ये दूरी नहीं है, परपेंडिकुलर दूरी मतलब ये एक्सिस की परपेंडिकुलर दूरी, ये एक्सिस यहाँ पे, तो इनकी परपेंडिकुलर दूरी ए साइन थीटा है।
तो टॉर्क की क्या वैल्यू आ रही है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर मुझे पता हो गया कितना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा क्रॉस आर क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू आपने पढ़ा क्या, एफ इज नथिंग बट, फोर्स इज नथिंग बट, कितना फोर्स आ रहा है, आई ए बी, आई ए बी। तो अगर a इंटू ए देखें तो a इंटू ए, आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आ गया आपके पास टॉर्क। क्या आ गया, टॉर्क। तो अगर यहाँ पे अभी आपने इसको क्या पढ़ा था, आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नथिंग बट एरिया ऑफ द लूप। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो टॉर्क का फार्मूला क्या निकल के आया, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकल के आया। अब इसका देखते हैं कि अगर ठीक है सर सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे था, टॉप व्यू देख रहा था, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर की अगर हम मतलब जिधर एरिया है उधर मैग्नेटिक मोमेंट है, जिधर एरिया उधर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लूप के ऐसे परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये एम है, ये बी है, उनके बीच का एंगल ये थीटा। तो एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो अगर लूप में इस तरीके से होगा कि आपके पास ये लूप थी, मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख दिया, तो यहाँ पे अभी ये फोर्स ऐसे लगेगा, ऊपर ये नीचे, ये इधर ये इधर, तो ये लूप स्टेबल है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने रोटेट किया तो ये क्या चाह रहा है, ये इसको इधर ले आना चाहेगा, ये इसको इधर ले आना चाहेगा। तो लूप अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन। दिस लूप इज स्टेबल। क्या है, लूप स्टेबल है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर यही सेम चीज़ ऐसे रखता कि जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगा, जिधर लूप ऐसे था ऐसे रोटेट करके छोड़ दिया और इस डायरेक्शन में ही टॉर्क लगे, तो ये तो दोबारा आएगा ही नहीं, इधर अपोजिट चला जाएगा। उसको बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अनस्टेबल के लिए अगर मान लें कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं करंट इधर न चला करके इस डायरेक्शन में करंट न, मान लें कि दो लूप रखिए, ऐसे समझें अलग से एकदम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो क्या आया, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आया। अब एन आई ए बी साइन थीटा, एक बी आई एन ए साइन थीटा होता है, वो भी मतलब कई बार बच्चे याद कर लेते हैं। बेसिकली एम को आपने क्या लिखा था, आई इंटू ए। अगर इफ थीटा अगर इनके एम क्रॉस बी है तो लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। ठीक। अब एम क्या होता है, आई इंटू एरिया, एरिया मतलब आई इंटू ए, ठीक, इंटू बी साइन थीटा। ये अभी एक लूप है, कितनी, एक लूप। अगर एन इफ loop containing n number of turn, n number of turn, then total torque क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क टाउ नेट, क्या बोलते हैं, टाउ, टोटल टाउ वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। इसको याद करने का तरीका, बी आई एन ए, बीना साइन थीटा, बी आई एन ए साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू आती है।
वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट इन द लूप, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, ए द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ये आपको समझना है। और बाकी मतलब आपके पास टॉर्क का एक जो एक्सप्रेशन आता है बीना साइन थीटा, एक्चुअल फार्मूला टॉर्क का यही है, एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं कि सपोज आपके पास ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, तो आपके पास दो लूप हैं। एक क्वेश्चन से बात करें कि आपके पास एक तो लूप ऐसी है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी बाहर। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, अभी आपने देखा कि अगर मैं इसको टर्न करता हूँ तो फोर्स जिधर टॉर्क जिधर घुमाया उधर वापस आने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन। मतलब बेसिकली बी और ए के बीच का एंगल आप देखो, थीटा बराबर 0 दिख रहा है। आपने क्या पढ़ा? टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी वेक्टर, यही पढ़ा ना। एम की डायरेक्शन किधर है? एम की डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आपकी तरफ, बी भी आपकी तरफ। तो एम क्रॉस बी टॉर्क, तो टाउ क्या लग रहा है? इसमें टॉर्क लग ही नहीं रहा है, टॉर्क की वैल्यू क्या है? 0। ऑलराइट, तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो स्टेबल होता है, लूप कैसा होगा? स्टेबल होगा। ऑलराइट, लेकिन सेम चीज़ अगर आपके पास ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये सर मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप ऐसे है, इस तरीके से लूप में करंट इस तरीके से बह रहा है ऐसे, जो ये नीचे जा रहा है ऐसे, उस केस में एरिया वेक्टर अंदर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही? 180, थीटा बराबर 180। तो यहाँ पे बी और ए के बीच में क्या है? एम क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना है? 180 का। एम वेक्टर अंदर की तरफ और बी वेक्टर बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। ये तरीका है। अब बात करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, घुमाने में कितना काम किया गया, वो बात कर रहे हैं आप। वर्क डन इन दी रोटेटिंग अ करंट लूप, की वर्क डन इन रोटेटिंग अ करंट लूप। आप सपोज कि आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटसाइड है। अगर आपके पास एक सपोज लूप है, जैसा कि आपने देखा था कि अगर सपोज अब मेरे पास एक लूप है, स्क्वायर लूप है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे जो इसका एम टॉर्क वेक्टर आएगा उसका आप डायग्राम बनाए कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, टॉप व्यू देखा आपने टॉप व्यू देखा, तो यहाँ पे एक तो ऐसे था जब रोटेट नहीं किया गया था, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा एक वायर दिखेगा और फोर्स इसमें क्या लगेगा? वही आई ए बी। यहाँ पे फोर्स लगा आई ए बी, यहाँ फोर्स लगा आई ए बी, यहाँ फोर्स लगा आई ए बी। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे पहले लगा तो अब इसको रोटेट कर दिया। अगर रोटेट किया विद द एंगल ऑफ थीटा, कितना? विद द एंगल ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये आई ए बी ही लग रहा है, यहाँ पे भी ये फोर्स लग रहा है आई ए बी, आई ए बी। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये ट्विस्ट होना चाह रहा है, इधर आना चाह रहा है, इसको दोबारा अपनी स्टेबल पोजीशन पे आना चाह रहा है। तो वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन आपने क्या पढ़ा? वर्क डन बराबर जो डी डब्ल्यू होता है, वर्क डन इन द रोटेटिंग टॉर्क, बेसिकली टाउ इंटू डी थीटा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बराबर एफ इंटू डी एक्स होता है, एफ डी एक्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशन में, तो टाउ इंटू डी एक्स की जगह डी थीटा, फोर्स की जगह टार्क, ठीक। तो वर्क डन बराबर टाउ डी थीटा। अब टॉर्क बराबर आपने क्या पढ़ा? 0 से लेकर W तक वर्क डन चाह रहे हो, तो थीटा बराबर 0 था, यहाँ पे अभी क्या है? थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक चाह रहे हो, तो 0 से लेकर थीटा तक टॉर्क की वैल्यू आपने क्या पढ़ी?
एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या आपने पढ़ा एम बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा, तो ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, एम इंटू बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके थीटा तक, वैल्यू क्या आ रही है इसकी, एम इंटू बी साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा 0 से लेके थीटा तक। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर ले लें, माइनस एम इंटू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, माइनस कॉस थीटा 1, तो ये -1 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन, अगर वर्क डन इन रोटेटिंग लूप आ गया कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ करंट लूप, तो W बराबर क्या हो गया, एम इंटू बी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो वर्क डन के लिए हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे। ठीक, बेसिकली कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ से है कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू थीटा 1 से लगा के थीटा 2, थीटा 1 अभी यहाँ पे क्या है 0 है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो कि लूप है, ये लूप है, सपोज ये एक आपके पास लूप दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, या इसको बोलते हैं जिधर एरिया वेक्टर उधर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, मतलब m आपकी तरफ है, b भी आपकी तरफ, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री है। अगर मैं इस लूप को रोटेट करके पूरा पीछे कर दूँ या 90 डिग्री कर दूँ, सपोज 90 डिग्री कर दिया, लूप ऐसे थी, ऐसे लूप थी, ये ऐसे लूप थी आपकी तरफ, मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही है, ये इधर कर दिया, 90 डिग्री रोटेट किया, कितना वर्क डन चाहिए उसके लिए, तो क्या करूँगा, थीटा 1 की वैल्यू 0 से 90, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, वर्क डन इन रोटेटिंग लूप वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू बी 1 माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वैल्यू क्या आ गई एम इंटू बी, 90 डिग्री रोटेट करने पे एम इंटू बी। अगर मान लिए मैं 180 रोटेट कर दिया, पहले इधर थी मैंने पूरा रोटेट कर दिया, अब वर्क डन कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रोटेट करने पे वैल्यू क्या आएगी, आप ध्यान से देखें, एम इंटू बी 1 माइनस कॉस ऑफ 180, कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हो, कॉस 90, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 वैल्यू क्या होती है साइन 90, और वैल्यू क्या है कॉस है तो -1 माइनस साइन 90, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी -1, साइन 90 की वैल्यू क्या, एम इंटू बी 1 माइनस फिर -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2mb, तो कितना हो गया 2mb, मतलब यहाँ पहले था एक बार रोटेट किया mb, और ज़्यादा रोटेट कर दिया 2mb, और ज़्यादा रोटेट कर दिया -mb, 270 रखे हैं, कॉस ऑफ 270, समझ में आ रहा है ना, या कॉस ऑफ -80 रखेंगे, -19, अगर ऐसे है माइनस मतलब इधर, पॉजिटिव मतलब इधर, ठीक, तो तरीका यही है करने का। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जेई और नीट के क्वेश्चंस देखते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न एंड रेडियस स्मॉल आर कैरीज करंट आई, इट इज हेल्ड इन दी XZ प्लेन, किस प्लेन में XZ प्लेन, इन दी मैग्नेटिक फील्ड BI कैप, द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज। तो अगर आप ध्यान से इसको 3 डायमेंशनल फिगर में ड्रॉ करें, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास z एक्सिस, लूप किस में रखा गया XZ प्लेन में, दिस इज XZ प्लेन, दिस प्लेन इज XZ, मतलब ये वाला प्लेन, अगर ये XZ प्लेन में रखा गया है, किस प्लेन में XZ प्लेन, ये कह रहा है कि करंट I बह रही है
एक्स जेड प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर जो है वो बी आई कैप दिया है, एक्स डायरेक्शन, ये जेड ये वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न, नंबर ऑफ टर्न एन दिया है, रेडियस दिया है इसका छोटा आर। तो मैंने मान लिया कि सर करंट तो ऐसे बह रही है ऐसे, फिलहाल यहाँ पे वेक्टर का कुछ नहीं है। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया हो जाएगा पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर एरिया, लेकिन ऊपर की तरफ अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो एरिया वेक्टर ऊपर। तो हमें टॉर्क चाहिए, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी। अच्छा एम और बी में एंगल देखो, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एम इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1, एम इंटू बी चाहिए। अब एम क्या है, एन आई ए बी साइन थीटा आपने पढ़ा है, एम की वैल्यू आई इंटू ए, अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन आई ए क्या है, एन आई ए इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है, ये बी आई कैप, ये इधर ही दिया है एक्स इस साइड, तो वैल्यू क्या है एन आई एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस में अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन दिया है बी पाई आर स्क्वायर आई इंटू एन, जो कि सही दिया है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, टॉर्क किधर लगेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन भी बता सकते हो, अगर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सारी चीज़ें बता सकते थे कि इधर पॉजिटिव जेम लगेगा और इधर बी है, तो जे क्रॉस ऊपर एम क्रॉस बी, एम ऊपर बी इधर जे अंदर, मतलब माइनस के। डायरेक्शन भी बता सकते हो, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, जो पूछे वो बता सकते हो। तो इस तरीके से जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है टॉर्क का जितना कॉन्सेप्ट और वर्क डन का जितना कॉन्सेप्ट बताया गया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। जेई और नीट का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर। तो आप बस, अगर आप नए व्यूअर्स हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।